नमस्कार सभी को और स्वागत है सभी का। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, सुबह भी हमने ये चर्चा की थी। आज कुछ लोग सुबह नहीं जुड़ पाए, इस वजह से इस चर्चा के विषय को आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेट जेआरएफ हिस्ट्री, या यूँ समझें कि हिस्ट्री किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वह स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम हो, पीजीटी एग्ज़ाम हो, इवन यूपीएससी यानी आईएएस प्री और मुख्य परीक्षा मेंस जो है, उसके लिए भी जो है ये पूरी जो है चर्चा का विषय रहेगा। तो आज हम जो चर्चा शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले तो नेट जेआरएफ के संदर्भ में हम मुख्य रूप से बात करेंगे। और चूंकि सब्जेक्ट पूरा जो है इस पर बात की जाएगी, तो पहले हम जो है इस नेट जेआरएफ के को जो है समझते हैं, ये क्या है। कुछ लोग जो हैं वो ये नहीं जानते कि नेट जेआरएफ से होता क्या है और क्या है ये। तो देखिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट जब आप करते हैं, जब क्लियर करते हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी कॉलेज के अंदर जो है वो प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। और लगभग इसकी जो मेरिट जाती है, जो कि 2-3 साल से मैंने जो इसके आंकड़े लिए हैं, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो 50-55% के आसपास ये मेरिट रहती है। आप लोग कृपया करके अपना म्यूट कर दें, सभी लोग, है ना। मैं कर देता हूँ, ये फिर मेरी आवाज़ नहीं आ पाएगी। और मैं आपको मौका दूंगा बोलने का, तब आप बोलें। कृपया अभी मेरी बात सुने अच्छे से। तो अब नेट क्वालिफाई करने के बाद में आप की लाइफ किस तरह से सिक्योर होती है वो आप देखें। केवल नेट कर रहे हैं अगर आप, तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी अगर आप काम करें तो 20 से 30 हज़ार इजीली आपको सैलरी के रूप में पर मंथ मिल जाते हैं। और गवर्नमेंट अगर वैकेंसी निकलती है इस दौरान ही कि आपने नेट किया और गवर्नमेंट वैकेंसी निकली, तो अब जैसे ही गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ ही प्रिपरेशन करके इसको क्लियर करते हैं, तो इजीली आपको 50 to 60 थाउजेंड जो है सैलरी पर मंथ मिल जाती है। कहते हैं कि कुछ जो प्रोफेसर्स हैं, कभी डिबेट हो जाती है उनसे, तो वो कहते हैं कि हमारी जो जो सैलरी है वो तो कलेक्टर से भी ज़्यादा है। तो इनका जो ग्रेड पे है वो सबसे ज़्यादा है, तो इनकी सैलरी जो काफ़ी अच्छी सैलरी है। अब अगर पुराने जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं, जिनकी 10-15 साल, उनकी 20 साल सर्विस को हो गया, तो वर्तमान में वो 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए सैलरी तक उठा रहे हैं। तो ये तो होगी बात नेट की। नेट के बाद में अब बात आती है जेआरएफ की। जेआरएफ इज नोन फॉर अ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जब आप ये भी कर लेते, देखो, जब आपके नंबर थोड़े कम आते हैं तो आप नेट क्वालिफाई कर लेते, थोड़े से नंबर ज़्यादा आते हैं आपके, जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते। तो ये 55 से 65% के आसपास जो है मेरिट इसकी रहती है। क्योंकि देखें आप, थोड़ा डिफरेंस है इसमें, 5-7% का जो है डिफरेंस रहता है इसमें। अब जेआरएफ करने के बाद क्या होता है, देखो, एक तो गवर्नमेंट जो जेआरएफ करता है वो नेट तो उसका क्वालिफाई होता ही होता है। तो साथ में वो क्या कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है अप्लाई तो कर ही सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। और अब वो प्राइवेट में क्यों जाएगा, स्वाभाविक सी बात है वो नहीं जाएगा, क्योंकि जेआरएफ का मीनिंग यही होता है कि आपको फेलोशिप मिल रही है। अब कितनी फेलोशिप मिलती है कि मोदी सरकार ने वर्तमान में 2019 में से बढ़ा के 54,000 पर मंथ कर दी है। बहुत बड़ी बात है, 54,000 रुपये पर मंथ मिलना, जिसमें आप रिसर्च का काम करते हो। और सच्चाई है कि कोई बहुत बहुत कम लोग ही जो है इसमें सीरियसली काम करते हैं, बाकी जो है ये पैसा जो है बड़े तौर पर ऐसे उठाया जाता है। ठीक है, चलो, करते भी ये मान लेते, तो हम इसकी आलोचना नहीं करते। और यहाँ अगर हम देखें तो आप इसको कैलकुलेट करते हो, 5 साल तक ये आपको फेलोशिप मिलती है, पैसा मिलता है। 54,000 × 12 × 5, यानी 5 साल तक मिले, 12 महीने की 54,000, तो लगभग आपको 32.5 लाख, 32,40,000 के आसपास मिलते हैं। अगर 1,40,000 हम खर्चा भी निकाल देते तो आपके पास में 31 लाख रुपए की कमाई हो जाती है घर बैठे जेआरएफ करने पे। तो आपकी कुल मिला के, चाहे नेट करो चाहे जेआरएफ करो, दोनों में लाइफ सिक्योर है। और इसके अलावा जो दूसरे एग्जाम हैं, चाहे वो पीजीटी है जो कि डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट जॉब दे रहा है, या आप जो है यूपीएससी यानी आईएएस प्री और मेंस के हिसाब से भी अगर सब्जेक्ट करें तो भी आपको अच्छा उद्दा मिलता है, ये आपको जानकारी है। तो ये तो एक सामान्य सी बात है। इस सामान्य सी बात के बारे में भी काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। अब हम इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मूल जो विषय है हमारा वो यही है कि आपको किस तरह से मार्गदर्शित किया जाए। तो मार्गदर्शन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो आप सामने देखें, तो यहाँ ये केवल नेट जेआरएफ
के साथ में आप इसमें एक पॉइंट और देख सकते हैं कि नेट जेआरएफ पास कैसे करें, और या फिर आप लोग म्यूट कर दीजिए वहां से, नहीं तो मैं कर देता हूँ, म्यूट कर दीजिए अपना अपना जो है ना, हाँ, सामने आपका ऑप्शन आएगा म्यूट का, वहाँ म्यूट कर दीजिए, अन्यथा मेरी आवाज़ नहीं आ पाएगी आप लोगों तक। तो अब देखो, चाहे आपको नेट जेआरएफ पास करना है या आपको इतिहास विषय जो अच्छे से प्रिपेयर करना है, चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें चाहे अन्य एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, तो जनरली देखें आप क्या करते हैं। आप जब भी किसी एग्जाम को पास करने में लगे रहते हैं तो आप क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो आप क्या करते हैं कि किसी विशेषज्ञ के पास जाते हैं, किसी बुद्धिजीवी के पास जाते हैं जो खुद कई वर्षों से जो है वो एग्ज़ाम पास करने की तैयारी कर रहा है, उसका क्लियर हुआ नहीं, तो बड़े बड़े ग्रुप बना लेगा, बड़े बड़े ग्रुप का एडमिन बनेगा, एक एक दो दो क्वेश्चन रोज शेयर करेगा और आपके सामने वो अपना ज्ञान झाड़ेगा। तो उसके पास जब आप जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको 15 20 30 किताबें लिखा देगा, प्राचीन की कई किताबें, मध्य की, आधुनिक की, कुछ रिसर्च की बता देगा, और कुछ वर्ल्ड के भी 2 3 क्वेश्चन आते हैं तो वर्ल्ड की भी कुछ आपको जानकारी दे देगा। वो खूब सारी किताबें हैं वो इकट्ठी करवा देगा। फिर आप अपने तरफ से भी प्रयास करेंगे, इधर उधर से नोट्स कलेक्ट करेंगे, अरियंत के जैसे पेपर हैं तो वो पेपर ले आओगे जो सॉल्व पेपर्स हैं, पिछले साल में क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। फिर आप इधर उधर ग्रुप में जुड़ जाओगे, वन वन लाइनर आप शेयर करोगे, वो शेयर करेंगे, इस तरह से आप अपना जो है वो प्रिपरेशन जारी रखेंगे। और कठिन जो भी टॉपिक होगा, हिस्ट्री का जो भी कठिन टॉपिक होगा, ये आपकी मनोवृत्ति रहेगी एक, एज ए टीचर मैं आपको बताऊं, एज ए 10 ईयर्स एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरली बच्चा क्या करता है, जनरली बच्चा क्या करता है कि कठिन टॉपिक जो होगा उसको छोड़ेगा ही छोड़ेगा। आप, मैं आपके सामने में ये विषय रख रहा हूँ कुछ, आप भी देखेंगे कि पाषाण काल जिसे प्राचीन काल में एक कठिन विषय कठिन टॉपिक मानते हैं, संगम काल हो गया, पूर्व मध्य काल जिसको राजपूत काल कहते हैं, काफी कठिन विषय है, खूब इस पर चर्चा नहीं की जाती, आपके ग्रुप्स में भी चर्चा नहीं की जाती, और आप भी क्या करते हैं, इनको अवॉइड करके ही चलते हैं। ये तो एक केवल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, प्राचीन मध्य आधुनिक विश्व में सब में जो है वह कठिन टॉपिक होंगे, तो जनरली हम क्या करते हैं, कठिन टॉपिक को छोड़ के चले जाएंगे। ये हम करते हैं, जो जो आप कर रहे हो वो सारी बातें मैं सामने लिख रहा हूँ। फिर आप जो ज्ञान प्राप्त करते हो एक सामान्य सा ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऊपर ऊपर से उसको पढ़ लेते हैं। जैसे मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता का ही बताऊं, आप लोग म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, हाँ। सिंधु घाटी सभ्यता का एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने कि आप सिंपल सा उसमें फैक्ट वगैरह पढ़ लेंगे कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, लेकिन मैं आपसे जैसे ही पूछूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक सोती संस्कृति का एक सिद्धांत है, ये क्या है, सिंधु सभ्यता का डेवलपमेंट जो होता है ना इसी सिद्धांत के तहत होता है। तो देखो साउंड नहीं आ रहा, तो जिसको साउंड नहीं आ रहा तो सामने आपके ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन को ठीक कर लीजिए। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, मेरी तरफ से बिल्कुल साउंड आ रहा है, तो आप जो है अपने सामने देखो ऑप्शन आपको मिलेगा स्पीकर का या साउंड का, या है ना, तो ऑप्शन उसको ठीक कर लें, क्योंकि मेरी तरफ से क्लियर है आवाज़ और बाकी को भी शायद आ रही है। आप एक बार मुझे बता दीजिए, हाँ में रिप्लाई कर दीजिए कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है क्या, आवाज़ आ रही है तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आवाज़ आ रही है सभी को, एक आधा कोई भी मेरे को बता देगा भी आवाज़ आ रही है, क्योंकि अभी मेरे पास एक मैसेज आया है कि आवाज़ नहीं आ पा रही सर। आ रही है ना, ओके ओके ठीक है। अब आप लोग म्यूट कर देता हूँ मैं आप लोगों को। तो अब देखो क्या करते हैं, इसके बाद आप सामान्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी भी टॉपिक का जो है वो सामान्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। फैक्ट पढ़ने में ज़्यादा, फैक्ट याद करने में, फैक्ट रटने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। अकबर ने दास तीर्थ जजिया प्रथा का अंत कब किया, दास प्रथा का अंत 1562 में, 63 में तीर्थ यात्रा कर का अंत किया, 64 में जजिया कर का अंत किया। ये फैक्ट फिगर्स में हम ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इस तरह से आप चलते हो। कंसेप्ट जो है कभी नहीं बना पाते हो। कंसेप्ट का एक आपको उदाहरण बताता हूँ मैं, औरंगजेब का आपने नाम सुना होगा, आप लोग म्यूट कर दीजिए अपने सामने, आप देखो एक ऑप्शन स्पीकर का दिखेगा, उस पर क्लिक करके म्यूट कर दीजिए। कंसेप्ट क्लियर नहीं करते, कंसेप्ट बन ही नहीं पाते, क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि आपके जो अप्रोच है वो फैक्चुअल अप्रोच रहती है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, औरंगजेब का नाम आपने सुना होगा, औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में मैं आपसे पूछूं तो औरंगजेब क्या था, आप कहोगे कट्टर शासक था सर, उसने खूब हिंदुओं का जो है विद्रोह हुआ था उसके समय, हिंदुओं के विद्रोह को दबाया, जजिया लगाया, खूब मंदिर तोड़े, इस तरह का है औरंगजेब। जबकि मैं आपको कहूँ, अगर ऐसा औरंगजेब होता तो औरंगजेब के समय सबसे ज़्यादा मंदिर भी बने, औरंगजेब के समय सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार भी था। तो ये कैसे होगी, तो कॉन्ट्रडिक्ट बात होगी ना। तो आप क्या करते हैं, उसको एक
पक्ष में लेकर पढ़ते हैं, जबकि हिस्ट्री जो है इसको हम निष्पक्ष होकर पढ़ना हमें पड़ता है, इसको वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना पड़ता है हमें। जैसे मैं आपको बताऊं कि 1666 तक जो अकबर की, जहांगीर की, शाहजहां की नीतियां थी, वही नीतियां जारी रही थी, वही नीतियां जारी रही थी औरंगजेब के समय। तो इसी समय हिंदू मनसबदार भी उसके काल में थे, उसके दरबार में थे। हिंदू मंदिर भी बने जैसे कि पीछे के शासकों ने बनाए। उसके बाद में विद्रोह हुए तो वह थोड़ा कट्टर हो जाता है, फिर थोड़े विद्रोह शांत हुए तो फिर थोड़ा उदार हो जाता है। तो आपको इस अप्रोच से आप उसको नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि ना तो इस अप्रोच से जो है, कॉल ओवर इंटरनेट शो होता है, तो ना तो जो है आप इस अप्रोच से किताब के अंदर दे रहा होता है, और ना ही जो है आप इसको वैसे पढ़ पाते हैं, क्योंकि आप चूंकि स्टूडेंट हैं तो इतना आपको अनुभव नहीं हो पाता। तो ये एक समस्या बनी रहती है। और जो भी बड़े एग्जाम हैं, जो भी जितने भी एग्जाम पे हम आज चर्चा कर रहे हैं, इतिहास विशेषज्ञ बनने के संदर्भ में जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें ये ध्यान रखें कि फैक्चुअल अगर 30-40% आएगा तो कंसेप्चुअल ज़्यादा आएगा। कंसेप्ट जब तक नहीं बनेगा तब तक फैक्ट भी आपको याद नहीं होगा। फिर आप क्या करते हैं, जैसे मान लो 2 महीने में आपने प्राचीन काल समाप्त कर दिया 3-4 किताबें पढ़ के। अब आपसे जैसे ही उनमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप नहीं बता पाओगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, केसी श्रीवास्तव लगभग 700 पेज है, पप्पू सिंह लगभग 700-800 पेज है, जहाँ श्रीमाली लगभग 400-500 पेज है। इस तरह से 2-3 किताबें और भी अगर आप देखो तो खूब, उनमें इतने सारे पेजेस क्या आपको याद हो जाएंगे? नहीं होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आपको एक्चुअली में पता नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो आप उसको क्या पूरे को पढ़ने लग जाओगे। सारा याद नहीं होता, इतने पेजेस याद नहीं हो सकते आपके। कोई मेमोरी कार्ड तो लगा हुआ नहीं दिमाग के अंदर, तो ये आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आप क्या करते हैं, इसको बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर आप क्या करोगे आगे, बार बार पढ़ते जाओगे। इतनी सारी किताबें चूंकि आपने पढ़े, इतने सारे पेजेस हैं, फिर भी आपके मन में ये रहेगा यार पढ़ रहा हूँ भूल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ भूल रहा हूँ। ये एक समस्या बनी रहती है आपके साथ। फिर जो है कंफ्यूजन रहती है कि किस किताब में क्या जानकारी है, किस किताब में क्या जानकारी है, कैसा क्वेश्चन पेपर आया तो क्वेश्चन पेपर में वही ऑप्शन दोनों आगे जो कंफ्यूजन वाले थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या आपके सामने रहती है। तो आप जो भी प्रिपरेशन करते हैं एज ए स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं तो ये सारी समस्या स्टूडेंट के सामने रहती है। और आप बिल्कुल इस बात से एग्री करेंगे कि बिल्कुल सर ये ऐसे हम पढ़ते हैं, ये हमारे सामने समस्याएं रहती है। अब एज ए टीचर मैं आपको बताऊं, एज एजुकेटर मैं आपको बताऊं कि मैं क्या करता हूं और कैसे मेरी जो है कार्य करने की प्रणाली है। मैं 3 सिद्धांत पर काम करता हूं: सुनना, बोलना और लिखना। सुनना, बोलना, लिखना का मतलब मैंने आपको सुनाया, किसी भी चीज को कहानी के रूप में सुना दिया मान लो, फिर आपसे बुलवा दिया, फिर रोज आपसे लिखवा दिया। जैसे मैं आपको बताऊं सिंधु घाटी सभ्यता का मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि एक क्षेत्र है हड़प्पा। हड़प्पा जो है मैंने आपको बता दिया कि भाई ये पंजाब में स्थित है, जो कि पाकिस्तान का पंजाब है। अगले दिन मैंने आपसे लिखवा लिया कि हड़प्पा कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है। तो अब आपके क्या होता है कि आप जब लिख देते हो ना, किसी भी चीज को सुन के बोल के जब लिख देते हो, तब आपके ना तो कन्फ्यूजन रहती है और ना ही उसको आप भूलते हो। तो एक इस प्रणाली पे हम काम करते हैं। पहला तो ये। दूसरा ये, एमसीक्यू आप सोल्व करते हो। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, ओरियंट के एमसीक्यू आते हैं और उनको आप सोल्व करने बैठ जाते हो टॉपिक वाइज, और टॉपिक पढ़ने के बाद में। जबकि हम क्या करते हैं यहाँ कि अगर आप देखो तो मैंने लिखा 10,000 एमसीक्यू, लगभग 10,000 एमसीक्यू अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो मेरे हिसाब से कोई भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता जो कि परीक्षा में आ सकता है। 10,000 क्वेश्चन ही कर लो, मैं तो कहूँ इसमें से ही पास हो। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, आपको अच्छे से प्रिपेयर करवाएंगे, 10,000 एमसीक्यू देंगे, रोज आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे, आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे, बार बार रिपीट करवाए जाएंगे। तो इतने सारे एमसीक्यू आपको वर्तमान में कोई भी किताब ऐसी नहीं होगी जिसमें ये 10,000 एमसीक्यू, यानी एक टॉपिक पे अगर आप मानो तो लगभग 400, 500, 600 तक जो है वो एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हो। फिर आपको कोई टॉपिक क्यों याद नहीं होता अच्छे से, या क्यों तैयार नहीं होता, कि आप ना तो उसके स्केचेस बनाते हो। जैसे मैंने अभी औरंगजेब का एग्जाम्पल बताया, फिर से सुनो। औरंगजेब की 1666 तक जो धार्मिक नीति थी वह पूर्व के शासकों के समान थी, जो अकबर, जागीर, शाहजहां के समय थी। इस समय औरंगजेब कट्टर नहीं था, उदार था। मंदिर बनाए, हिंदू मनसबदार भी उसके दरबार में थे, जयसिंह की भी उसके दरबार में थे, नाम सुना होगा जिसने पुरंदर की संधि की थी। उसके बाद में 1687-88 तक औरंगजेब ने अपनी नीति बदली और यहाँ थोड़ा ये कट्टरवादी नीति अपनाई, क्योंकि इस समय इसके राज्य में विद्रोह हो रहे थे, हिंदुओं के विद्रोह थे, उनको दबाना जरूरी था, मुस्लिमों को सहयोग प्राप्त करना जरूरी था।
विद्रोह कम हुए, 1600 उसके लगभग जो है उसके शासन के अंतिम काल में 1606-7 में। तो इस समय जो ये वापिस उदारवादी दृष्टिकोण अपना लेता है। तो ये स्केचेस बनाए हैं मैंने इस तरह से। फिर मैं आपको प्रत्येक टॉपिक की फोटोज शेयर करूंगा आपके सामने, बाउंड्रीज शेयर करूंगा कि एक एग्जांपल मैं लूंगा आपके सामने कि जैसे मैप वाली बात करें तो हम, कि क्वेश्चन पूछा गया नेट में कि औरंगजेब के काल में निम्न में से कौन सा एक शहर नहीं है। तो जैसे प्रयाग दे दिया ऑप्शन में, बरेली दे दिया ऑप्शन में, जयपुर दे दिया ऑप्शन में, और मान लो कि दक्षिण भारत का कोई एक क्षेत्र दे दिया, है ना। तो अब इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको ये जानकारी होगी कैसे जब तक आपका पूरा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं। कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा, जब आपको एक एक चीज जो है मैप के माध्यम से, मैप बना के प्रॉपर बताया जाएगा, भाई ये औरंगजेब समुद्रगुप्त यहाँ शासन कर रहा है, ये इसके समुद्रगुप्त के समय इतने इतने क्षेत्र में इसका साम्राज्य फैला है, क्योंकि यहाँ यहाँ से ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है। अब ये कैसे होगा आपके, जब आप कंसेप्ट क्लियर करके चलोगे। फैक्ट जो है, क्योंकि फैक्ट्स जो है वो तो जब आप कंसेप्ट क्लियर करोगे तो फैक्ट तो अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं। फैक्ट की टेंशन नहीं है, टेंशन है कंसेप्ट की। जब आप किसी टॉपिक को समझ लेते हो तब आपको फैक्ट की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि फैक्ट अपने आप उसमें समाहित हो जाते हैं। फिर कुछ जैसे शॉर्टकट्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं आपके सामने उपयोग करूंगा। उस शॉर्टकट से, ट्रिक से जो है वो आपको कोई भी टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा। अब बात है कि 10 15 20 किताबें आप पढ़ लेते हो, इकट्ठी कर लेते हो, एक भी किताब लाने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मैंने जैसे प्राचीन काल की कई किताबें, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो में यूट्यूब पर भी शेयर करूँगा। प्राचीन काल की मान लो एक बड़ी किताब अभी वर्तमान में चल रही है, ठीक है, उस किताब का लगभग 800 पेज की किताब है, उसको मैंने मात्र 14 पेज के अंदर समराइज कर दिया। अब आपको केवल 14 पेज पढ़ने, जो ईजी है ज़्यादा, ना कि आपको 800 पेज पढ़ने। तो इसी तरह से मैंने क्या किया है कि लगभग सारी किताबें जो हैं, जितनी भी वर्तमान में आप, लगभग मैं आपको बताऊं, प्रत्येक टॉपिक जैसे प्राचीन है, मध्य है, आधुनिक विश्व है, तो प्रत्येक टॉपिक जैसे प्राचीन है, 35 किताबें पढ़ी हुई है लगभग मैंने। 35 किताबें पढ़ के पूरा उसमें उसको समराइज करके सारा उसमें डाल दिया। जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, आगे संभावित क्वेश्चंस हैं, सारे उसमें डाले हुए हैं। आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जो नोट्स हैं, लॉकडाउन की वजह से वो किताब पब्लिश नहीं हो पाई, कुछ कारणों से अटक गई, आपको पता है अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है। लेकिन जल्दी जो ये पब्लिश भी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको कहूँ कि ये जो नोट्स हैं वो मोर देन सफिशियंट है। क्यों? क्योंकि इसमें 80 से 90% जो है वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मैक्सिमम मेरिट मैंने आपको बताई जेआरएफ की 65% है, जनरल कैंडिडेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। आप 80 से 90% की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 10% झूठ बोलने की कोई बात नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं 100 के 100% यहाँ से आ जाएंगे, नहीं आ सकते। 10% हमेशा, 10 से 15% नए क्वेश्चन आएंगे। किस किताब से आए थे, क्या सोर्स है, कुछ जानकारी इसकी नहीं होती किसी को। ऐसे तो फिर आप 100% ले आओगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी तक कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ नेट का जिसमें किसी भी बच्चे के 100 में से 100 नंबर आए, पॉसिबल ही नहीं है। अब इस जो पैटर्न है जो मैंने आपको बताया, इससे जो मैंने अभी तक जो है सैकड़ों बच्चे पास करवाए हैं। और ये जो पूरा पैटर्न रहता है ये लगभग 4 से 5 महीने में ये सिलेबस का पैटर्न रहता है, जो आपको पूरी हिस्ट्री करवा देता है, चाहे वो आईएएस के लिए हो, पीजीटी के लिए हो, स्कूल लेक्चरर के लिए हो, या आपके नेट जेआरएफ के लिए हो। और इस कंडीशन के अंदर जो मैं ये अप्लाई करता हूँ, आपके पास होने की अधिकतम संभावना बन जाती है। अब ये संभावना शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मान लो कि मैंने क्लास शुरू की ऑनलाइन, आप 5 दिन आए, 2 दिन नहीं आए, फिर 5 दिन आए, फिर 10 दिन नहीं आए। तो ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप कितने सीरियस हो। अगर आप 100% दोगे अपना तो 100% पास हो जाओगे। लेकिन इस पैटर्न को पूरी तरह से आपको फॉलो करना जरूरी है, तभी आप पास होगे। मान लो कि एग्जाम के टाइम में आप जो 1 महीने से पढ़ाई नहीं कर रहे, तो ऐसा तो फिर कैसे पास हो पाओगे। इसलिए मैंने संभावना शब्द का यूज़ किया है। लेकिन अगर आप इस पूरी जो थ्योरी मैंने आपको बताई है, इस सिद्धांत पे आप काम करेंगे तो आप डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे एग्जाम। अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपसे मेरा जो परिचय हुआ है वो ऑनलाइन परिचय हुआ है, और ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हो। तो मन के अंदर जो है कई शंकाएं, कई डाउट्स बने रहते हैं। ये सारी शंकाएं रहेगी, बिल्कुल। इनको दूर करने के लिए ये कुछ प्रश्न है सामने, कि शंकाएं रहेगी मन में। शंका को दूर करने की बात कि पहली बात तो कि मैं आपका मार्गदर्शन क्यों कर रहा हूँ। हर व्यक्ति लालची, स्वार्थी और अपना फायदा देखने वाला है इस समय के अंदर। कहते हैं कि कलयुग जो समय है वह है स्वार्थ का समय है। सतयुग जो था, जो कि भगवान रामकृष्ण का टाइम था, वो तो जा चुका है, जिसके अंदर लोग जो है निस्वार्थ भाव से काम करते थे। तो इनका भी कोई स्वार्थ होगा जो ये हमें जो है ज्ञान दे रहे हैं। तो देखो, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। आप जैसे मैं यूट्यूब के ऊपर ये
वीडियो अपलोड करता हूँ उसके बाद में जहाँ मैं अपलोड करूँगा अपने नाम से, वहाँ मेरे कई वीडियोज़ और हैं। उन वीडियोज़ को देखना, आपको पता चलेगा कि मेरा जो कार्य है वो क्या है। मानवतावाद कार्य है, मानव की सेवा कार्य है, और अ, आध्यात्मिक जो है कार्य मेरा प्रमुख रूप से है। और मैं केवल ये चाहता हूँ कि आप सभी का जो है भला हो जाए। मेरा भला हुआ तो आपका भी भला हो जाए, और बाकी सभी लोगों का आगे से आगे भला होता रहे। तो एक तो इस सिद्धांत पे मैं कार्य करता हूँ। फिर भी आपके मन में ये डाउट रहेगा, वो मैं आगे और क्लियर कर दूंगा। और फिर ये एक जो शिक्षा का व्यावसायीकरण चल रहा है, अगर आप एक विषय की प्रिपरेशन करने जाते हो, अगर आप दिल्ली चले गए, तो आपको मैं बताऊं कि लगभग लगभग जो कम से कम फीस है, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट के रूप में अगर आप जाते हो, या नेट की प्रिपरेशन करने आप जाते हो, 30 40 50 हज़ार से 1 लाख रुपए तो आराम से जो है वो फीस के रूप में आपसे प्राप्त कर रहे हैं। यानी शिक्षा का एक बहुत बड़ा एक व्यापार चल रहा है, गोरख धंधा चल रहा है, ये आप भी जानते हैं। तो इसको जो है मुझे कहीं ना कहीं हटाना है, और जो है आम लोगों को लाभ पहुंचाना है। फिर मन में आएगी कि पढ़ाएंगे सर, 4 महीने 5 महीने अपना अमूल्य समय देंगे, तो कुछ तो फीस ली जाएगी। तो बिल्कुल जो पूरे भारत में जो सबसे कम जो न्यूनतम जो एक फीस रहेगी ना, फीस ना कहें, गुरु दक्षिणा के रूप में रहेगी। क्योंकि जब आप गुरु दक्षिणा देते हो तो आप थोड़ा किसी के प्रति जो है वह झुकाव रखते हो, और नियमित रूप से पढ़ाई करने आ जाते हो। तो एकदम बिल्कुल न्यूनतम सी एक राशि लूंगा मैं आपसे। फिर भी आपको डाउट रहेगा कि ले लेगा, गड़बड़ कर देगा, तो 15 दिन 20 दिन 25 दिन महीने भर, जब तक आपकी इच्छा हो, आप जो है वो ट्रायल लें। जो कोई अब अगर हम कोचिंग वगैरह की बड़ी संस्थानों की बात करें, तो आपको पता है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो है वह ट्रायल का जो है ये सिस्टम रखते हैं। लेकिन अपने इस तरह का कोई दृष्टिकोण नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वह है व्यवसायीकरण समाप्त करना और आपका हित करना है। आप जितना मर्जी ट्रायल लो, फिर भी आपको डाउट होता है, आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक पढ़ लो। जिसको ज़्यादा डाउट होता है वो और लंबे समय तक पढ़ सकता है। फिर भी आपके मन में डाउट होगा कि गड़बड़ ना कर दे ये वो, तो मैं अपनी आईडी शेयर कर दूंगा, स्टाम्प पे लिख कर आपको दे दूंगा कि भैया मैंने इनका जो है सिलेबस करवाने का जिम्मा लिया है, जो मैं कंप्लीट करूंगा, अन्यथा मेरे पर ये कार्रवाई कर दे। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, ये आप भी जानते हैं। फिर भी आपके और मन में डाउट रहे, तो मैं आपको मेरे जो काफ़ी बच्चे जो मैंने सेलेक्ट करवाए हैं, उन बच्चों के आपको नंबर दे दूंगा। वो कहाँ पोस्टेड हैं, क्या कर रहे हैं, सर कैसा पढ़ाते हैं, कैसी सर की जो है मनोवृत्ति है, ये सब जो है वो आपको जानकारी प्रदान कर देंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कि फिर भी थोड़ा और डाउट मन में रह जाता है, तो मैं कुछ और जानकारियाँ आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। एक तो देखो ये कि अनअकैडमी जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप जानते हैं, जो इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ मैं नियमित रूप से पढ़ा रहा हूँ। तो ये मेरी जानकारी सामने है, ठीक है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि अनुभव क्या है, और पढ़ाने का पैटर्न भी अच्छा होगा, तभी अनअकैडमी के अंदर सर पढ़ा रहे होंगे। और एक बहुत बड़ा संस्थान है, जहाँ 3 4 हज़ार बच्चे कम से कम हैं। अभी तो ठीक है लॉकडाउन है, लेकिन इतने बच्चे रहते हैं। तो वहाँ उसका भी मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ जानकारी। और फिर एक महत्वपूर्ण बात और बताऊंगा आपको मैं, कि यहाँ मैं पढ़ाता हूँ नियमित रूप से, तो इससे भी पता चल जाएगा आपको कि आप लोग म्यूट कर दीजिए, मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तो बात होगी। अब एक भाषा संस्कृति उत्थान न्यास एक संस्था है, और ये संस्था जो कार्य करती है, मूलतः जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, भाषा संस्कृति उत्थान न्यास एक संस्थान है, और इस संस्थान के माध्यम से जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, और जितनी भी जो एनसीईआरटी की किताबें आदि जो हैं, ये सब जो है, इनका जो सिलेबस डिसाइड होता है, ये भाषा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा जो है इनका रिकमेंडेशन दिया जाता है, और सिलेबस डिसाइड किया जाता है। और जब भी नई अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, जो कि 2009 में आई थी, 20 में भी पास हुई है, इस पर भी जो काम कर रही है संस्था, कार्य कर रही है, भाषा संस्कृति उत्थान न्यास नाम है इसका, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। इस संस्था में जो भी सिलेबस बदलाव का कार्य चल रहा है,
और जो भी इसमें चेंजेस होते हैं सिलेबस में, चाहे वह आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में होता है, ये संस्थान करती है। और इस संस्थान में जितने भी बड़े बड़े इतिहासकार हैं वो सब इसमें शामिल है। और गौरवान्वित होने की बात है कि मैं भी इसमें एक सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और लगातार जो है हम हर एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उस पर भी काम कर रहे हैं। जैसे किस परीक्षा में क्या सिलेबस होना चाहिए, इस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। तो ये तो एक मैंने आपको सामान्य सी जानकारी दे दी। ये एक जो मीटिंग या जो सेमिनार है, इसके माध्यम से मैंने आपको ये बताया है कि क्या आप करते हैं, कैसा हम करें ताकि आप पास हो जाएं। अब देखो, एक छोटी सी बात बता देता हूं मैं आपको मार्गदर्शित कर दूं, 10-15 किताबें बता दूं कि ये पढ़ लो पास हो जाओगे, इसको मार्गदर्शन नहीं कहा जाता। मार्गदर्शन तो वो होता है कि आपको मान लो बीकानेर से, आपको मान लो कि जयपुर से, या फिर आपको दिल्ली से मान लो कि आपको शंघाई जाना होता है, तो आपको पूरा जो है, चूंकि पूरा जो है पूरे रास्ते में आपके साथ में रहूंगा, उंगली पकड़ के, और वहां शंघाई छोड़ कर आऊंगा, है ना। या न्यूयॉर्क जाना तो न्यूयॉर्क छोड़ के आऊंगा, ऐसे कह दूंगा प्लेन में बैठ जाओ न्यूयॉर्क पहुंच जाओगे, आप कैसे पहुंच सकते हो? नहीं। तो एक पूरी प्रक्रिया है ये। इस प्रक्रिया के अंदर हम क्या करते हैं, मार्गदर्शन केवल ऐसे नहीं होता एक दिन में मार्गदर्शन कर दिया। रोज के रोज आप पर जो है वो कमांड, या कहते हैं कि नियंत्रण रखना पड़ता है कि आप किस दिशा में जा रहे हो। अगर आपकी दिशा थोड़ी सी भी चेंज हो जाती है, आप सही डायरेक्शन में नहीं जाते, तो आपकी जो सफलता की संभावना कम हो जाती है। इसलिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जो है वो आपके अंगुली पकड़ के जो है, ये जो भव सागर है, या जो ये पास होने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से आपको पार करवाना है, ये उद्देश्य है। गौतम बुद्ध की मैं आपको एक बात बताऊं, फिर उसके बाद 10 मिनट रहेंगे, मैं आपसे चर्चा करूंगा कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो कहते हैं निर्वाण प्राप्त हो गया उनको। और जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ तो महायान धर्म में कहा जाता है कि ये बोधिसत्व है। बोधिसत्व का मतलब ये स्वर्ग के दरवाजे पे खड़े हैं गौतम बुद्ध, और जब तक सबके सबको, जितने भी लोग हैं सबको सबको ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वो स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े रहेंगे। ये बोधिसत्व की संकल्पना है। तो ज्ञान केवल खुद प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है। ज्ञान, जब तक सभी को ज्ञान नहीं मिल जाता, सभी जो है वो पास नहीं हो जाते, उसी तरह से वो बोधिसत्व की संकल्पना के आधार पर जो है मैं कार्य कर रहा हूँ। और अब लगभग 10 मिनट और बाकी हैं। तो आप लोगों को जो भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। वैसे लगभग सारे प्रश्न मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आप पूछना तो कुछ भी पूछ सकते हो। सामने अनम्यूट कर लो और बोल दो। सामने ऑप्शन है अनम्यूट का, आप अनम्यूट कर सकते हैं और करेंगे और बोल सकते हो। जो भी आपको प्रश्न पूछना आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम बताएंगे और प्रश्न पूछेंगे। नाम बताएंगे और प्रश्न पूछेंगे, अगर किसी को प्रश्न पूछना है तो। 10 मिनट है आपके सामने, 11 मिनट है, 40 मिनट का सेशन रहता है ये। कोई भी किसी के मन में डाउट हो, अब क्लास जो है जल्दी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, जो शुरू करने वाले हैं। और अपने में भी 3-4 दिन के अंदर या मंडे को जो है वो शुरू कर देंगे, अगर आपके मन में ये रहेगा। और आपको कुछ पूछना तो पूछ लो। वो बाकी आप ग्रुप में जुड़े हो, मैं आपको जानकारी तो उसमें देता रहूँगा। फिर भी आपको और कुछ भी पूछना हो आप मेरे से पूछ सकते हो। मेरे व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे देता हूँ यहाँ। आप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, मुझे मैसेज भी कर सकते हो पर्सनली। आपकी जो भी शंका होगी, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं दूर कर दूंगा। 9782277725। वैसे आपको जानकारी है, नई जानकारी यूट्यूब पे अगर जाएगा तो मैं उनको ये नंबर शेयर कर देता हूँ। नाम मेरा यूट्यूब चैनल पे आ ही जाएगा, मेरे चैनल पे ही मैं डाल रहा हूँ। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, किसी के मन में कोई भी डाउट हो तो। हाँ जी, हाँ जी, नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। जी, गुड इवनिंग। जी विपिन जी, बोलिए। जी जी। हाँ। हम्म। 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 हाँ 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 हाँ, ठीक है, समझ गया। हाँ,
वो सब आपको, जो बुक्स वगैरह है उसकी सब आपको लिस्ट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो क्वेश्चन आते हैं। और उसके साथ में एक एक समस्या और रहती है कि आप अगर 19 पर हैं, 20 पर नहीं जा पा रहे, यानी आपको एक छलांग की आवश्यकता है। वो छलांग कब मिलती है कि आपको को लगता है कि मेरा एक छोटा सा जो ये बुक्स वाला पोर्शन क्लियर नहीं है, या मैथोलॉजी वाला पोर्शन क्लियर नहीं है। होता है एक्चुअली में क्या है कि जो हर टॉपिक है, जैसे प्राचीन है, मध्य है, आधुनिक है ना, विश्व तो बहुत कम पार्ट है, उसमें कुछ ना कुछ कमी, थोड़े थोड़े, मतलब हर टॉपिक में थोड़ी थोड़ी कमी उसमें है। तो आपको मैं जैसे पढ़ाऊंगा तो 0 से लेकर 100 पे ले जाऊंगा, मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर 100 तक ले जाऊंगा हर टॉपिक में। और हर टॉपिक जब आप कवर कर लेंगे ना, उसके बाद आप कोई भी किसी भी परीक्षा का कोई भी प्रश्न उठाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आप एक्चुअली में करेंगे क्या कि सारे टॉपिक 0 से लेके, सारे जितने भी टॉपिक है मैं आपको कराऊंगा, एकदम 0 से शुरू करूंगा और पूरे एकदम डिटेल में उसमें जाएंगे। और डिटेल में जाने पे आपके जो कुछ जो डाउट्स आपके मन में रहते हैं, या आपको जो पूरा मतलब वो ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान का जो आपका रहेगा ना, वो आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उस टॉपिक में। तो जैसे ही हर टॉपिक आपके 100% कवर हो जाएगा ना, तो ये आपके जो 2-4% जो नीचे रह रहे हैं, वो आप उनसे ऊपर निकल जाओगे। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि प्रत्येक टॉपिक आपका 100% तैयार नहीं है। मैं 100% तैयार करके दूंगा आपको, तैयार करवाऊंगा आपका, तो एक जो 3-4% का, जो 5% का जो गैप है, उससे वो कवर हो जाएगा। और रही बात फर्स्ट पेपर की, तो अभी हम सेकंड पेपर शुरू करेंगे। और सेकंड पेपर जो है, चूंकि मैं आपको जानकारी दूं कि नेट जेआरएफ मैंने कर रखे हैं 2 बार, और इसमें हिस्ट्री में तो कर ही रखे हैं, साथ में मैंने नेट फिलोसफी के अंदर भी कर रखा है। तो 2 सब्जेक्ट के अंदर नेट करना शायद एक उपलब्धि है, बड़ी बात है। और कितनी बार ही मैंने जो है ना फर्स्ट पेपर स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ भी है। तो अभी तो हम हिस्ट्री वाला पोर्शन शुरू करेंगे, फिर उसके बाद जल्दी मैं आपको जो है ना फर्स्ट पेपर के बारे में भी गाइडेंस दे दूंगा जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब वो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी एज तो मेरे हिसाब से नहीं बढ़ी है, फिलहाल तो 28 है। बाकी और लेटेस्ट कोई जानकारी होगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। फिलहाल मुझे लगता है यही है अभी तो, 28 ही है, हाँ। कैटेगरी में 5 साल की छूट है ना। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लो, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, राम गोपाल जी। कोटेशंस आते हैं। हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल कथन आते हैं, खूब सारे आते हैं। और सबसे ज्यादा कथन जो है मध्यकाल के ही ये लेते हैं, मुझे पता है, जानकारी है। उसके लिए मैंने जो रणनीति बना रखी है वो ये है कि जितने भी कथन है, प्राचीन है, मध्य है, आधुनिक है, जितने भी हैं, उन कथन को जो है एक पीडीएफ के अंदर मैं आपको अलग से उपलब्ध कराऊंगा। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, साथ में वो कथन पढ़ रहे हैं, साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम क्या करेंगे, आपको एक अलग से पीडीएफ भी उपलब्ध करवा देंगे जिसमें सारे कथन होंगे। ठीक है, उसका ये समाधान है। तो टॉपिक पढ़ते हैं तो क्या होता है कि साथ में वो कथन पढ़ते रहते हैं, तो वो कवर होता रहता है, क्लियर होता रहता है, और लास्ट में आपको अलग से पीडीएफ दे दी जाएगी, तो उसमें से भी आप पढ़ लेंगे। और जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, मान लो इंडस वैली पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ में मैं आपको इसका पीडीएफ भी उपलब्ध करवाता रहूंगा, है ना। सबका पीडीएफ उपलब्ध करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने जो ये स्ट्रेटेजी, हमने जो आपको पढ़ाने की, जो जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मैंने रणनीति बना रखी है पढ़ाने की, उसमें आपको सब कुछ कवर मैं अपने आप ही कर दूंगा। आपको लगेगा कि इसमें से कुछ बचा ही नहीं जो मैं सर से कुछ पूछूं, कुछ बाकी नहीं रहेगा, चिंता की बात ही नहीं है। और बाकी अगर कोई भी आपका कोई विषय रहेगा, उस विषय को बिल्कुल जो है उसको, उसमें सुधार की गुंजाइश रहेगी तो सुधार करेंगे। और वैसे मैं बताऊं कि कुछ बचा ही नहीं ऐसा कि जो स्टूडेंट्स की जितनी भी क्वेरीज थी 10 साल में, सारी क्वेरीज को शांत कर दिया गया। तो आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ सर ने ऑलरेडी जो है हमें दे दिया है, तो कुछ बचेगा ही नहीं बाकी। तो आप और कोई प्रश्न पूछना चाहे तो अपना नाम बता दें और प्रश्न रखें मेरे सामने, मैं आपके प्रश्न को का उत्तर दूंगा और आपकी जिज्ञासा को शांत करूंगा। कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है, 4 मिनट और बाकी, अन्यथा आप मेरे को, मैंने मैसेज भी लिख दिया है, मैं अपने फ़ोन नंबर लिख दिया, आप मैसेज लिख सकते हैं मुझे। और जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ग्रुप में तो मैंने थोड़ा उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, क्योंकि हमारी
की मनोवृत्ति ऐसी बनी हुई है क्वेश्चन पूछने की, वो एक एक लाइन वाले क्वेश्चन पूछते चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि मुख्य बात जो होती है वो ग्रुप में नहीं हो पाती, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। लेकिन आप मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज कर सकते हो, आपके प्रश्न का जो है ज़रूर मैं उत्तर दूंगा। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछ लें। 3 मिनट और बाकी हैं, अभी 40 मिनट की ये मीटिंग रहती है। नमस्कार। जी जी। जी। जी जी जी। ठीक है। ठीक है। हम्म। नहीं, आपको क्या करना है, मैं आपको, आप देखो आपको क्या करना है, आपने जो भी रणनीति, वो तो मैंने यहाँ देखो एमसीक्यू ऑप्शन है, दे रखा है मैंने कि आप किताबें पढ़ते हैं एमसीक्यू करते हैं। आपको क्या करना, कुछ भी नहीं करना, ये सारी स्ट्रेटजी आपकी जो है वो मैंने पहले लिख दी, इसको तो आपको फॉलो करना ही नहीं है। अब आपको नई रणनीति के तहत काम करना है। नई रणनीति क्या होगी, जैसा मैं कहूँगा वैसा आपको करना है। जब एमसीक्यू दिए जाएंगे मेरे द्वारा, तब एमसीक्यू भी दिए जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देखो सेट करके बताता हूँ। मान लो कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, एकदम क्लियर कर दिया। सिंधु के एमसीक्यू दे दिए, मान लो 300 400 100 200 जितने भी दिए मान लो, है ना। फिर मैंने वैदिक पढ़ाया, तो अब वैदिक का जो मैं एमसीक्यू सोल्व करवा रहा हूँ ना, तब मैं सिंधु के भी डालूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैटर तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि नए क्वेश्चन आएंगे अब। फिर आप महाजनपद काल पढ़ेंगे, 600 BC पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो भी मैं आपके सिंधु के डालूंगा। मौर्य पढ़ाऊंगा तब भी सिंधु के डालूंगा। तो आप अगर देखें कि प्राचीन काल में अगर 10-12 टॉपिक है, लास्ट तक आते आते ही सिंधु आपके 10-12 बार रिवीजन हो गया। अब आपको सिंधु तो करने की आवश्यकता नहीं है। और पढ़ना आपको हर बार जो मैं पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा वो पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब किताब तो आपने अपने आप पढ़ी ली, क्योंकि सर, आप ये सोचोगे सर हर बार नए क्वेश्चन देंगे, तो आपको जो क्वेश्चन तो पढ़ना ही नहीं है। अब आप क्या करोगे, नहीं मतलब नोट्स ही पढ़ोगे, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन दूंगा मैं। तो आपका जो ये किताब जो आप कह रहे हो सो कॉल्ड किताब, किताब नहीं, अपने नोट्स जो है वो किताब से बढ़कर हैं, क्योंकि लगभग जो ये 500 550 के आसपास जो है ना, ये पेजेस की किताब है, ये समझ लो। ये पूरी किताब है, सब कुछ इसके अंदर शामिल है, तो ये किताब रिवीजन होगी अपने आप ही। मध्यकाल पढ़े तब भी मैंने सिंधु के टॉपिक दे दिए, महाजनपद काल के दे दिए, मौर्य के दे दिए, गुप्त के दे दिए। तो आधुनिक पढ़े तो मध्य के भी दे दिए, प्राचीन के भी दे दिए। यानी लास्ट तक अगर आप देखो तो 8 से 10 बार आपका सिलेबस रिपीट हो जाता है। साइकोलॉजी का रूल है, वो ये कहता है कि आपका, आप जब किसी भी एग्जाम को पास करना है, या आपको परमानेंट याद करना है, या आप की जो सेकेंडरी मेमोरी में आपको डाटा डालना है, तो आपको 8 से 10 बार जो है किसी भी टॉपिक को पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। वो भी 8 से 10 बार मैं रिवीजन करवाता हूँ, क्योंकि मैं साइकोलॉजी के नियम के अनुसार ही चलता हूँ सारा। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी लगानी नहीं है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, जो जैसे मैं कराऊँ वैसे करते रहो, बात खत्म। समझ गए बात। अब ये आपकी पुरानी स्ट्रेटजी है, उस पर तो हम बात ही नहीं करेंगे। अब आपकी नई स्ट्रेटजी जो सामने मैंने लिख दी, आप कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं कहूँ उसको फॉलो करना है बस, और उसमें अपने आप आपकी जो सारी समस्याएं हैं उनका अपने आप उत्तर मिलता जाएगा। ये रहेगा, है ना। लास्ट। जी जी। नहीं, मैं टेली आपको इसमें जो ये जूम है ना, जूम के माध्यम से पढ़ाऊंगा। और जल्दी मैं इसमें कुछ अपग्रेडेशन वगैरह कर रहा हूँ, तो शायद मैं बोर्ड पे या कुछ इसका, जैसे मुझे कुछ ना कुछ कुछ टेक्निकल ज्ञान मिलेगा इधर उधर से, मैं वो प्राप्त करके आपको जल्दी जो है ना उसमें अपग्रेडेशन करूंगा। फिलहाल हम इस पे शुरू करेंगे जूम पे, है ना, फिर जल्दी उसमें बदलाव कर देंगे।